स्वागत दोस्तों, आगे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, सोनिया गांधी जी की एक किताब ने बीजेपी सरकार को ऐसा डराया है दोस्तों की किताब छापने वाले लोग भी अब पैर पीछे खींचने लगे हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, कैसे सोनिया गांधी की एक किताब से डर गई है भारतीय जनता पार्टी और अचानक से कंगना रनौत कहने लगी कि मुझे बीजेपी की जरूरत नहीं है, मैं बीजेपी की कठपुतली नहीं हूँ। क्या पलटी मारने के ताक में है कंगना रनौत दोस्तों? क्या बीजेपी से नहीं मिल रहा समर्थन? डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लगा था इंडिया गठबंधन का तुक्का दोस्तों। एक और सर्वे में साफ तौर पर बोला गया कि इंडिया गठबंधन जीतेगी नहीं बल्कि प्रचंड जीत हासिल करेगी। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबरों की तो दोस्तों सारी बड़ी अपडेट आप पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश बदलाव चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सोनिया गांधी जी की एक किताब आने वाली है दोस्तों। सोनिया गांधी ने अपनी किताब लिखी है आप बीती, इसका नाम है बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, यानी इटली में उनके जन्म से लेकर राजनीति में आने और अब तक की पूरी अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने जिक्र किया हुआ है दोस्तों। राजीव गांधी जी से मुलाकात का भी जिक्र किया गया है और इसकी तैयारी की गई थी कि 10 नवंबर को किताब छपकर पूरे देश भर के अंदर जारी किया जाएगा और इसे पढ़ने के लिए काफी ज्यादा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था दोस्तों। लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों वो ये कि अब किताब छापने वाले पेंगुइन नाम की कंपनी ने कहा है कि वह इस किताब को नहीं छापेंगे, यानी 10 नवंबर को किताब पूरे देश भर के अंदर जारी होना था। और पेंगुइन रैंडम हाउस ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी जी से कहा था कि किताब के अंदर कुछ बदलाव करने चाहिए, अगर वो किताब में बदलाव करेंगी तब जाकर उनके किताब को छापा जाएगा पेंगुइन इंडिया के द्वारा। लेकिन सोनिया गांधी जी ने किताब में बदलाव करने से मना कर दिया और इस बात को लेकर किताब छापने वाली कंपनी ने अपने पैर पीछे खींच लिए दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि किताब में ये क्या बदलाव करवाना चाहते थे? क्या सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी और उनके सांप्रदायिक राजनीति को लेकर किताब में कुछ ऐसी बातें लिख रही थी जिस बात को ये लोग छापना नहीं चाहते हैं? आपको बता दें कि जब ये अपडेट सामने आती है दोस्तों तो पता चलता है कि किताब छापने वाली कंपनी बोल रही है कि हम लोग फैक्ट चेक करना चाहते हैं और हम लोग सब कुछ सही तरीके से छापना चाहते हैं, कुछ भी गलत छपवाना नहीं चाहते और इसलिए हमारा अधिकार है, ऐसा हम कर सकते हैं। यानी कंपनी छापने से मना कर सकती है। ये बोलकर कंपनी ने कहा कि हम लोगों ने फैसला लिया है कि अगर इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा तो नहीं छापा जाएगा। यानी दोस्तों सोनिया गांधी की किताब छापने से साफ तौर पर ये मना कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है दोस्तों जो सोनिया गांधी बड़ा खुलासा कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सपोज हो रहे हैं दोस्तों। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी ऐसे ऐसे फैक्ट अपनी किताब के अंदर लिखे जिससे बीजेपी वाले पूरी तरीके से फंस जाए दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब उनको रोकने की कोशिशें की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि तमाम तरीके के जद्दोजहद के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस पूरी किताब को छपाएगी चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर सोनिया गांधी जैसे बड़े व्यक्ति जो अपनी किताब छपाना चाहते हैं उनको किताब में बदलाव करने के लिए बोला जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि देश के अंदर एक किताब छपने से कौन लोग डर रहे हैं और कितना ज्यादा इनके दिल में दहशत बैठा हुआ है कि सोनिया गांधी जी की किताब से ऐसी बातें निकलकर सामने ना आ जाए जिसे भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे सरकार उसे जुड़े हुए लोग सबके सामने एक्सपोज हो जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये सारा कुछ डर खौफ के कारण किया जा रहा है, सोनिया गांधी जी की किताब से इन लोगों को डर लग रहा है, तो लिखिएगा जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है दोस्तों। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपना एक ऐसा रुख दिखाया है, यानी उदासीन रुख दिखाया है, जिससे लग रहा है कि कंगना पलटी मारने की भी तैयारी कर रही है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि कंगना रनौत कहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है या नहीं रहती है इसे उनको मायने नहीं रखता, क्योंकि वो अपने बयानों को लेकर हमेशा से क्लियर रही है कि ये उनका खुद का बयान है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने से पहले 2 दशक यानी 20 साल तक तो मैंने फिल्म में काम किया है और मेरा खुद की एक पहचान है, फिल्म एक्टर के तौर पर मेरी एक पहचान है। राजनीति में आने से पहले इसके बाद वो आगे जो शब्द इस्तेमाल करती है उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से इनका विरोध जो हो रहा है दोस्तों उस बात से कंगना रनौत भड़क रही है और नाराज भी है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की कठपुतली नहीं, आज पार्टी साथ है कल दूर भी हो सकती है, यानी आज वो पार्टी के साथ है कल दूर भी हो सकती है। तो इस तरीके की संभावनाओं का जिक्र करते हुए कंगना रनौत ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनकी पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है, उनके बयान के बारे में क्या सोचती है। वो ज्यादा इस बात पर लोड लेती नहीं है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बयान से इस बात का जिक्र कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नाराजगी का उन पर फर्क भी नहीं पड़ता। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कंगना रनौत कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रही है कि बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ माहौल बन रहा है और कई सारे नेता कंगना रनौत के बयान को लेकर काफी नाराज रहते हैं दोस्तों। खासकर किसानों के आंदोलन के टाइम में जो इन्होंने उल्टा उल्टा बयान दिया था उस कारण से देश के अंदर किसानों का आंदोलन प्रचंड ज्यादा देखने को मिला और ज्यादा प्रचंड देखने को मिला और इसके पीछे कंगना रनौत एक बहुत बड़ा कारण था। और कई सारे पार्टी के नेता मानते थे कि कंगना को थोड़ा जुबान पर लिमिट लगाना चाहिए, लेकिन कंगना फिर भी नहीं मानी और कई बार इन्होंने विवादों को बढ़ाया। खासकर जंजी वाले मामले को लेकर भी गटर जनरेशन बोलकर इन्होंने जंजी समाज के लोगों के बीच में एक मुद्दा दे दिया मामले को आगे बढ़ाने का और उसके बाद बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे विरोध के कारण आज नहीं तो कल बीजेपी छोड़कर जाएंगी, वरना पार्टी के नेताओं का दबाव तो इन पर लगातार बना रहेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें
उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आते हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी 43 सीटें जीत जाती है तो बड़े बड़े अपने आप को स्टूडियो में बैठकर एक्सपर्ट बताने वाले दावा करते हैं कि ये तो तुक्का लग गया है, यानी तुक्का शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि यूपी में जो कुछ हुआ है वो तुक्केबाजी है। सपा कांग्रेस गठबंधन को इतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जनता ने दे दिया क्योंकि झूठ फैलाया गया था कि संविधान को बदल दिया जाएगा और इस तरीके की बातें चल रही थी दोस्तों। यानी लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी को लेकर, भाजपा को लेकर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अब सी वोटर के द्वारा एक सर्वे करवाया गया है, तकरीबन 2 साल के बाद सर्वे कराया गया है और अगले होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सर्वे कराया गया है दोस्तों। और सी वोटर ने दावा किया कि 2 साल होने के बाद अब जो सर्वे कराया गया और लोकसभा को लेकर पूछा गया कि आप लोग लोकसभा में किसको वोट देंगे, तो पिछली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 43 सीटें मिली थी, इस बार वो घटकर केवल 41 रह जाएगी, यानी केवल 2 सीटें घटेगी। और अभी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन को मिलेगा और वो भी 2 साल होने के बाद, यानी सांसदों को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल, यानी सत्ता विरोधी लहर का माहौल रहता है दोस्तों। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सांसदों को पूरा समर्थन मिल रहा है और 41 सीटें सपा कांग्रेस जीतेगी, ये जनता दावा कर रही है। सी वोटर ने इस बात पर मोहर लगाई है दोस्तों। इसका मतलब कह सकते हैं कि माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा बन चुका है कि सपा कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा आगे बढ़कर बहुमत हासिल करके सत्ता हासिल कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जब चुनाव से 6-7 महीने पहले इस तरीके के हालात है, तो जब चुनाव आ जाएंगे तो सत्ता विरोधी लहर तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके बाद आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में जबरदस्त रहेगा। कहने का मतलब अखिलेश यादव जल्द इकाना स्टेडियम के अंदर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में सी वोटर का ये सर्वे जो अमूमन बीजेपी की 400 प्लस सीटें दिखाता है दोस्तों, और कई बार ये दावा करता है कि पूरे देश भर के अंदर बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में अगर ये दावा कर रहे हैं कि स्थिति अभी बीजेपी के लिए खराब है, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि सत्ता विरोधी लहर ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम करना शुरू कर दिया है। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पहले हर 5 साल के अंदर सरकार बदल दिया करता था, लेकिन बीजेपी की लगातार 2 बार सरकार हो गई तो सत्ता विरोधी लहर तो और ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है दोस्तों। और आप लोग देखेंगे कि यूपी परिवर्तन तो करके जाएगा। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी ने चुनाव हाईजैक करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। वोटर लिस्ट से लाखों नाम गैर कानूनी तरीके से हटाकर वोट लूटने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा बंगाल में बांटने वाली राजनीति कर रही है और डर फैलाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद का स्थापना दिवस था दोस्तों, और ममता बनर्जी सहित पार्टी के सीनियर नेताओं ने कोलकाता में एक इवेंट में छात्रों को संबोधित किया। ममता बनर्जी की स्पीच में 3 बड़ी बातें आई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पुलिस खराब रवैया अपना रही है और बीजेपी की जो पुलिस है बंगाल के अंदर वो राक्षसी रवैया अपना रही है। पुलिस की ज्यादती हम लोग मिलकर रोकेंगे। बंगाल में बीजेपी की विभाजनकारी नीति चल रही है। ममता ने बीजेपी पर बंगाल में विभाजनकारी राजनीति करने और पुलिस के जरिए लोगों में डर फैलाने का आरोप लगाया दोस्तों। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही पूरे राज्य का दौरा शुरू करेंगी और अगर उनकी सभाओं की अनुमति नहीं मिलती तो सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच में जाएंगे। मैं देखूंगी कि उनके पास कितने अंडे और ईंटें जमा है। अतिक्रमण को लेकर सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। तो ऐसे में आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के संभावित गठजोड़ को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच में दिल्ली में घटनाक्रम तेजी से बदला है दोस्तों। सूत्रों के अनुसार शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और पंजाब के चुनावी प्रभारी बनाए गए सीआर पाटिल से अहम मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच में ये बैठक काफी लंबी चली दोस्तों। हालांकि बैठक में हुई चर्चा को लेकर दोनों पक्षों के बीच में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं रखी गई है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि इस मुलाकात को बड़ी बात माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी से सुखबीर बादल मुलाकात करने के लिए मॉनसून सत्र के दौरान ही पहुंच जाते हैं और फिर जब ये मुलाकात होती है और उसके अगले दिन चंडीगढ़ के अंदर शिरोमणि अकाली दल के हाई पावर्ड कमेटी को बुलाया जाता है और उस कमेटी का एक बयान जारी करवाया जाता है दोस्तों। इस बयान में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियल तौर पर कहा जाता है कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, यानी परिसीमन कानून का समर्थन करते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मोदी ने बोला होगा कि जाओ बीजेपी को सपोर्ट करो इन मामले पर, तब मानेंगे कि आप भाजपा के साथ वाकई गठबंधन बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद हरसिमरत कौर की तरफ से भी बयान सामने आता है दोस्तों और कहती हैं कि पंजाब के अंदर अकाली दल की सरकार बनेगी और दिल्ली का पूरा सहयोग रहेगा। हम लोग दिल्ली के साथ में समझौता करने जा रहे हैं, जो एक संकेत था कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन लगभग बनने की स्थिति में है। और इसके बाद बीजेपी के नेता बीएल संतोष कहते हैं कि नहीं, 117 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी ताकि दूसरी पार्टी से आए नेता जो बीजेपी में पंजाब के अंदर सीट बंटवारे के अंदर कुछ टिकट वगैरह हासिल करना चाहते हैं, तो वो लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अगर बीजेपी अकेले लड़ेगी तो चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा।
लेकिन भाजपा बीएल संतोष से यह बयान दिलवाकर संगठन में इन बागी नेताओं को शांत कराने की कोशिश जरूर कर रही है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ मुलाकात लगातार जारी है और अब सीआर पाटिल के साथ में मुलाकात हुई है तो जरूर अंदर खाने चर्चा है दोस्तों। और अकाली दल चाहता है कि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सुखबीर बादल को मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए आगे किया जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में सुखबीर बादल का समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम बादल के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बड़े बादल यानी प्रकाश सिंह बादल जब हुआ करते थे तो वो तो बिना कुछ बोले हुए मुख्यमंत्री पद का चेहरा होते थे, लेकिन सुखबीर बादल को क्या उस तरीके का समर्थन मिलेगा, अब ये सवाल भी रहा है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है। अब देखना है कि क्या शिरोमणि अकाली दल बिना सुखबीर बादल को चेहरा आगे किए हुए चुनावी मैदान में उतरने की बीजेपी की मांग का समर्थन करेगी या फिर उसके साथ आएगी, समझौता करेगी। ये देखने वाली बात है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका में कांग्रेस के नेता बी नागेंद्र ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। वह 2 साल में दूसरी बार उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया हुआ है। नागेंद्र अगस्त की शुरुआत में ही कैबिनेट में दोबारा शामिल कराए गए थे, यानी डीके शिवकुमार ने जब मुख्यमंत्री पोस्ट की जिम्मेदारी संभाली तो इनको मंत्री बनाया गया था दोस्तों। नागेंद्र कहते हैं कि मैंने अपनी इच्छा से पोस्ट छोड़ दिया है ताकि पार्टी को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। मैं बीजेपी की मनुवादी राजनीति का शिकार बना हूं, यानी बीजेपी के लोग नागेंद्र के ऊपर, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं दोस्तों, तो बी नागेंद्र के ऊपर 89 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया गया है और इस पर इन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं बेकसूर साबित नहीं हुआ तो फिर मैं राजनीति नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि निगम घोटाले में मेरी कोई भूमिका थी नहीं और मैंने कोई हस्ताक्षर, कोई सिग्नेचर करे नहीं, दस्तखत करे नहीं, मेरे दस्तखत से पैसे निकाले नहीं गए, लेकिन ये मनुवादी और घटिया सांप्रदायिक ताकतों की साजिश के कारण राज्य की राजनीति मेरे ऊपर हावी हो गई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने भाजपा को मनुवादी पार्टी बता दिया। अगर जरूरत पड़ी तो विधायक के पोस्ट से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतर जाऊंगा और जनता से समर्थन लेकर आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने कहीं कोई घोटाला नहीं किया है और मेरे ऊपर लगे आरोप गलत है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एक ऐसी समाज से आने वाले मंत्री जो अपनी बातों को लेकर अड़िग है कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया और बीजेपी के लोग बार बार घोटाले का आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि नागेंद्र को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उनको भाजपा की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कई बार इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि एक व्यक्ति इतना अच्छा मंत्री कैसे बन गया है दलित समाज से आकर, यानी जो मानसिकता है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में भेदभाव करने की, अस्पृश्यता करने की, वो मानसिकता कहां जाएगी। तो कर्नाटका के अंदर भी एक मंत्री पर इतना दबाव बनाया गया दोस्तों कि उनको पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि कहीं ना कहीं जानबूझकर दबाव बनाया गया है नागेंद्र जी के ऊपर, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने कई सारे उन लोगों को बहस की चुनौती दी है दोस्तों, जो चंद्रशेखर आजाद को बार बार बोल रहे थे कि आओ बहस करो। देखते हैं रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर आप लोगों के क्या तर्क हैं। क्या आपके पास उतने मजबूत तर्क है जिसे आप इसके अंदर बहुजन समाज को मिलने वाले आरक्षण को न्याय संगत साबित कर सकते हैं, यानी उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर रावण ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, सांसद नूह के सांसद चंद्रशेखर आजाद की वंचितों की हिस्सेदारी के विरोधियों का दोहरा चरित्र देश के सामने आया है। पहले आरक्षण हटाओ, अब आरक्षण में सुधार की मांग करने से तत्काल सौहार्दपूर्ण वार्ता, लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों पर इन्होंने लाठियां बरसवाई। आखिर ये कैसी सौहार्द है नड्डा जी, यानी जेपी नड्डा ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो लोग आरक्षण की समीक्षा, यहाँ तक कि आरक्षण हटाने तक की बातें कर रहे हैं। इसके बाद चंद्रशेखर कहते हैं कि एक तरफ वार्ता की तस्वीर, दूसरी तरफ छात्रों पर लाठियां, यह दोहरा चरित्र अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 24 सितंबर 1982 को मान्यवर काशीराम जी ने पुना पैक्ट के 50 साल पूरे होने पर देश में धिक्कार दिवस मनाया था। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण विरोध नहीं था, बल्कि ये एक अकाट्य राजनीति और सामाजिक समझ का नायाब उदाहरण था। परम पूज्य बाबा साहेब ने जिस पूना पैक्ट पर बड़े दुखी मन से हस्ताक्षर, सिग्नेचर, दस्तखत करे थे, आज उसी पूना पैक्ट का दुष्प्रभाव यह है कि दुष्परिणाम यह है कि डिप्रेस्ड क्लास यानी वंचित वर्ग दबाव झेल रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी आरक्षण विरोधियों से मुलाकात करते हैं तो बहुजन समाज के सामने कई गंभीर समस्याएं खड़े होते हैं। किसान आंदोलन पर जिस सरकार ने 13 महीने बाद सूद ली, पेपर लीक में जनव्यापी आंदोलन के आंदोलनकारियों से नड्डा जी ने 1 महीने के बाद मिलने का समय निकाल पाए, लेकिन जैसे ही जातीय वर्चस्व बनाए रखने की जिद के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग भाजपा आरएसएस के दिल में छुपे एजेंडे को लेकर इकट्ठा होते हैं तो तुरंत सौहार्दपूर्ण वार्ता होने लगती है। सरकार को जवाब देना होगा कि ऐसे लोगों को आखिर बातचीत करने के लिए क्यों बुलाया जाता है और आरक्षण को लेकर सरकार का रुख क्या है। आरक्षण कोई राजनीतिक खैरात नहीं है, बल्कि सामाजिक और गैर बराबरी के रहते संविधान द्वारा सुनिश्चित प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। जब तक भेदभाव और गैर बराबरी खत्म नहीं होगा तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। मुट्ठी भर जातंकवादियों की आड़ में वंचितों की संवैधानिक
हिस्सेदारी को कमजोर करने की साजिश कर रहे सरकार के पिट्ठुओं, कान खोलकर सुन लो। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम 24 सितंबर पूर्णा पैक्ट दिवस के मौके पर दिल्ली के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन करके संविधान की ताकत का एहसास कराएगी। इसके बाद उन्होंने जय भीम, जय भारत, जय मंडल और जय संविधान, जय आरक्षण का नारा दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या के अनुपात में आरक्षण और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण भागीदारी जन आंदोलन 24 सितंबर पूर्णा पैक्ट दिवस के मौके पर धिक्कार दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ऐसे में उन्होंने सबको बड़ी से बड़ी संख्या में बुलाया है दोस्तों, और ये कार्यक्रम दिल्ली में होगा। तो दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन के लिए आह्वान कर दिया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने रेशमा आलम को नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना पीसीसी बनाया है। यानी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी रेशमा आलम को दिया गया है और अब वो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे ही और भी कई नियुक्तियां की गई है दोस्तों। पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और कई सारे और चुनावों को लेकर अलग अलग लोगों की नियुक्तियां की गई है। यूपी में प्रणव वाचरंजन को नेशनल कन्वीनर बनाया गया है सोशल मीडिया डिपार्टमेंट का। आयुष पांडे को जिम्मेदारी दी गई है नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनको उत्तर प्रदेश जिम्मा मिला हुआ है। वो सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कैसे चल रहा है उस पर ध्यान देंगे। उत्तराखंड के लिए संदीप गुप्ता और अक्षय सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब के लिए अमरजीत सिंह और अभय तिवारी को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही गोवा के लिए विपिन यादव, अभिषेक महानंदा को जिम्मेदारी दी गई है। और पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर किस तरीके के कंटेंट होंगे, किस तरीके से लोगों के बीच में पहुंच बनाया जाएगा, अब ये जिम्मेदारी सबको दे दी गई है। तो सोशल मीडिया की टीम का ऐलान चुनाव से तकरीबन 5-6 महीने पहले कर दिया गया, जो अच्छी बात है दोस्तों। और बल्कि संगठन में ज्यादातर चीजों का चुनाव से पहले ऐलान कर देना चाहिए, ताकि सबको अपने काम पता हो और उसे बेहतर नतीजे सामने आते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ में एक संगठन जो मजबूती से खड़ा है दोस्तों, और वो संगठन अपने आप ही बना है और उस संगठन का नाम है ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर कमेटी, यानी एआईसीवीसी। अब ये जो एआईसीवीसी है, ये सोशल मीडिया पर उन लोगों की टीम है दोस्तों जो लोग राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इस बात को लेकर पूरी तरीके से मानते हैं कि राहुल गांधी देश के अंदर सरकार बदलने के लिए और व्यवस्था बदलने के लिए ईमानदारी से एक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में एआईसीवीसी जो अपने आप ही लोगों ने, बच्चों ने मिलकर बनाई है, खासकर जो जनजी आबादी है, जो युवा आबादी है दोस्तों, उन्होंने मिलकर बनाई हुई है। और उनका काम होता है कि वो देख-रेख करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कैसे काम हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बड़े दिनों तक राहुल गांधी के प्रयासों का समर्थन नहीं करता या राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं देता, तो फिर उसे निशाने पर लिया जाता है, उसकी पूरी डिटेल निकालकर कहीं ना कहीं पार्टी तक पहुंचाया जाता है। बताया जाता है कि आपके कई सारे नेता, जो वरिष्ठ नेता अपने आप को कहते हैं, वो राहुल गांधी के प्रयासों के साथ खड़े दिखाई नहीं देते, ना तो सोशल मीडिया पर कोई बयान देते हैं, ना ही मीडिया में जाकर कोई बयान देते हैं, जिससे पार्टी का जो नैरेटिव है वो कमजोर होता है। यानी पार्टी जो चाह रही है कि युवाओं का मुद्दा उठाया जाए, अगर वरिष्ठ नेता नहीं उठाएंगे तो फिर वो कैसे पहुंचेगा। इसीलिए उन सारे लोगों पर दबाव बना दोस्तों, और ऐसे में यही एक बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया टीम का भी ऐलान अभी जल्द किया गया है, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर कमेटी ने सवाल खड़ा किया था और पूछा था कि कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया टीम का अभी तक ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। तो दबाव की बातें हैं, लेकिन कुछ न कुछ नतीजे तो आते ही हैं दोस्तों। और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन में कौन क्या काम कर रहा है, इस बात का भी कोई हिसाब लेने वाला बैठा हुआ है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के भाई समेत 6 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है दोस्तों। भगवान सिंह कुशवाहा आगरा के खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक है दोस्तों, और उनके भाई सहित 6 लोगों के खिलाफ नौकरी से जुड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विधायक के भाई समेत अन्य आरोपियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। इन लोगों ने नौकरी के नाम पर 16 लाख रुपए ठगे हैं दोस्तों। पुलिस शिकायत के अनुसार युवती को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर हाथरस जिले पंचायत कार्यालय में ज्वाइनिंग करवाया गया। 2.5 माह तक युवती नौकरी भी करती रही और बाद में फर्जीवाड़े की जानकारी सामने आई है। तो ऐसे में पीड़िता ने आरोप लगाया है, तो उसके बाद बीजेपी के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के भाई समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वैसे भी नौकरी को लेकर जो दिक्कतें देश के अंदर चल रही है दोस्तों, धोखाधड़ी बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। यानी नौकरी लगा देंगे के नाम पर काफी ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं, और ये उसे जुड़ा हुआ सीधा मामला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए हैं दोस्तों। उन्होंने साफ किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर डटकर मुकाबला करने जा रही है। एआईएमआईएम कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ओवैसी ने कहा कि अगर पार्टी पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती है तो जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि एआईएमआईएम किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितने उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठन पहले से ही काफी ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि वोट काटने वाली पार्टी के आरोप पर कि सबको अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, हम लोग किसी का वोट नहीं काटेंगे। जब हमारे बिना ही ये लोग चुनाव हार जा रहे हैं तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत कर आती है, कुछ उम्मीदवार जीत कर आते हैं, तो फिर समर्थन तो वो इंडिया गठबंधन को करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एआईएमआईएम के इस ऐलान को किस तरीके से लेती है। एआईएमआईएम के प्रमुख ने अपने दावे में समर्थन में बिहार चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी के प्रदर्शन ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भरोसा बढ़ाया है कि अगर हम लोग बिहार के अंदर बड़े स्तर पर चुनाव जीत सकते हैं, सीमांचल की 5 सीटें लगातार बैक टू बैक 2 बार जीत सकते हैं, तो इसका मतलब
उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक अच्छी स्थिति है AIMIM के लिए, क्योंकि अमूमन उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को लगभग सेम माना जाता है दोस्तों। हर तरीके के समीकरण सेम माने जाते हैं। कुछ एक इलाकों को छोड़ दे तो जो पूर्वांचल का खासकर क्षेत्र है वो बिहार के इर्द गिर्द ही उसकी राजनीति रहती है। बाकी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर थोड़े और अलग तरीके के समीकरण होते हैं। तो ऐसे में ओवैसी जी की पार्टी इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचल की सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि बिहार में उन्हें चुनाव लड़ने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो अपने राजनीति को करेंगे। तो हो सकता है कि आजमगढ़ जैसे इलाकों के अंदर उनकी पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो भी इससे जुड़ी हुई राय सामने आएगी दोस्तों, आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटका के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने एक कैबिनेट समिति का गठन किया है दोस्तों, और यहां केंद्र सरकार के युवा छात्रों की आवाज को दबा रही है और कर्नाटका सरकार युवाओं के लिए मंच लेकर प्रखर रूप से आगे बढ़ रही है। यह समिति युवाओं के विचारों का आदान प्रदान करेगी और शिक्षा को लेकर आ रही अड़चनों को दूर करेगी। तो एक तरीके से कर्नाटका सरकार एक अच्छा फैसला ले रही है दोस्तों, और कर्नाटका सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि युवाओं की बातों को जोर शोर से आगे बढ़ाया जाए। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।